अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा आमिर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में हाजिर है रूठा हुआ इश्क किस्त नंबर 1। बहुत ही अच्छा और प्यारा नावल है। तुम्हें याद है वो बहार की पहली रुत जब तुम और मैं बाग में थे और हर तरफ ओस फैली थी। इस ओस को गवाह बनाकर हमने साथ रहने साथ निभाने का वादा किया था। इस वक्त तुम्हें वहाँ इस बाग में एक फूल भा गया था। तुम्हें वो फूल चाहिए था, पर इस फूल के गिर्द बहुत से कांटे थे। लेकिन वो फूल तुम्हें चाहिए था तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। मैंने वो फूल तोड़ा। तुम पीछे बेंच पे बैठी थी, तुम्हारी तरफ मेरी पुश्त थी। तुम देख ही ना पाई कि मुझे फूल तोड़ते कितनी अजियत हुई, पर मैंने वो फूल तोड़ दिया। तुम्हें दिया अपना हाथ, जख्मी छुपा लिया। तुम फूल देखकर खुश हो गई और वो फूल तुमने मेरे कोट की जेब में लगा दिया और कहा, ये निशानी है मेरी तुम्हारे पास, अभी जा रही हूँ, इसके मुरझाने से पहले आ जाऊंगी। तुम ये कहकर चली गई और मैं वो फूल अपने सीने से लगाए तुम्हारी वापसी के इंतज़ार करता रहा। वो फूल मुरझाता गया, पर तुम वापस ना लौटी और मैंने इस फूल को खुद से जुदा ना किया, सीने से ही लगाए रखा और इसे एक नाम दे दिया। वो फूल तुम्हारा था, तुम्हारी निशानी। इस फूल से मुझे महक कम, तुम्हारी याद ज़्यादा आती थी, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। एक फूल यादों वाला, जिससे महक नहीं बस तुम्हारी याद आती थी। सर्द शाम अमेरिका के दिल न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतर गई थी। अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी का हामिल ये शहर हमेशा से ही तवज्जो का मरकज़ रहा है। इसकी हर बात ख़ास थी, इसकी हर बात निराली थी। अतराफ में उतरी शाम में वो बेहद खामोश, नीचे नजरें किए सरमई साफ सुथरी सड़क पे चल रहा था। इसने वाइट शर्ट के ऊपर लेदर की ब्लैक जैकेट और स्काई ब्लू जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, जिससे की जेबों में इसके हाथ डाले हुए थे। आज न्यूयॉर्क का मौसम आम दिनों से ज़्यादा सर्द था। ढली हुई शाम और सड़क पे गिरती हल्की हल्की ओस एक अजीब और अदास सा मंजर पेश कर रही थी। इसे इस वक्त मार्केट में बने कोई काम नहीं था, पर इसने इस शाम के बोझल और उदास मंजर में वो अपना हिस्सा डालने आ गया था। सड़क पे काफ़ी रश था। मर्द वजन की एक बड़ी तादाद थी जो इसके साथ आगे पीछे दाएं बाएं हंसती मुस्कुराती चल रही थी, पर वो किसी को नहीं देख रहा था। वो चलते चलते एक कैफ़े के पास रुका। वेटर फ़ौरन इसके करीब आकर मुअद्दब अंदाज में खड़ा हो गया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? वेटर ने इंग्लिश में कहा था। मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, इसने भी अंग्रेज़ी में जवाब दिया। ये कहते इसके चेहरे पे कोई तासर नहीं था। वो वहाँ खड़ा भी ऐसे था जैसे बहुत जल्दी में हो और ना चाहते हुए भी इसे यहाँ रुकना पड़ा। इसकी बात पे वेटर की आंखें हैरत से फैल गईं। वो इसका बर्फ सा सफ़ेद चेहरा बगौर देखने लगा, जिस पे हल्की हल्की शेव थी। इतनी शेव इसकी हमेशा से रही थी, है या नहीं? वेटर के इस तरह देखने से इसके चेहरे पे एक नादिदा सी गुस्से की शिकन आई थी और लहजे की सख्ती बढ़ गई थी। सॉरी सर, हमारे पास इस वक्त तो नहीं है, वेटर ने मुस्कुराकर ये कहते। वेटर ने इधर उधर नजरें घुमाई और इर्द गिर्द की खनकी के सार में माहौल को देखा, मकीदा माहौल को देखा। शायद अपने सामने खड़े इस शख्स को, जो अंग्रेज़ ना होकर भी अंग्रेज़ों से ज़्यादा अंग्रेज़ लगता था, जिसका लहजा और बालों का स्टाइलिश ब्रिटिश था, इसको एहसास करवाना चाह रहा था कि इस कदर ठंडे माहौल में इसे कोल्ड कॉफ़ी कहाँ मिलेगी। इसने अपने गुलाबी होंठों को भींच कर कहा था। इस वक्त वो ऐसा लग रहा था जैसे बरसगीर का नया लॉर्ड आया था। इसके अलावा आप कुछ और बता दें, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक, इसने वेटर के सवाल पे सर्द लहजे में कहा। वेटर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, पर जब इसने अपने सामने वाले को खुद को इग्नोर करते देखा तो सर को जबनिश देकर चला गया और वहीं खड़ा रहा। इर्द गिर्द की बहुत सी कुर्सियां खाली थी। वो इनको देख रहा था, पर किसी एक पे भी बैठा नहीं। ये एक ओपन एरिया कैफे था, जिसके टेबल्स और कुर्सियां बाहर आसमान तले लगी हुई थी। हर टेबल पर एक छोटे गुलदान में फूल रखे थे और गुलदान के साथ ही एक कैंडल जल रहा था। मौसम सर्द होने की वजह से अक्सर कुर्सियां और टेबल्स खाली किसी के आने का इंतजार कर रही थी। इसने अपना दायां हाथ अपनी जीन्स की पैंट से निकाला और कलाई पे बंधी रेस्ट वॉच में वक्त देखा। 10 बजने में अभी कुछ देर थी। वैसे इसे कोई ज़रूरी काम या इसने कहीं जल्दी पहुंचना नहीं था। वो अपनी मर्जी का मालिक था, कहाँ जाना है और कब जाना है ये सब वो खुद तय करता था। पर इस वक्त उसे यहाँ खड़े हुए 5 मिनट से ज़्यादा होने वाले थे और वो दिल में फैसला भी कर चुका था कि अगर 1 मिनट में वेटर ना आया तो वो यहाँ से चला जाएगा। पर छठा मिनट होने से पहले वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। कोल्ड ड्रिंक देखने से ही काफ़ी ठंडी लग रही थी। इसने वेटर के हाथ से कोल्ड ड्रिंक ली और वॉलेट से पैसे निकाल कर वेटर के हाथ पे रखे। कीप द चेंज, और ये कहकर कैफे से बाहर निकल गया। वेटर ने अपने हाथ में मौजूद नोट को देखा, जो इसकी एक दिन की कमाई से ज़्यादा था, और फिर इस लड़के को देखा जो अब फिर सड़क पर तेज तेज चल रहा था। वेटर के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। इसने इस नोट को जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया और दोबारा काम में लग गया। इसने कैफे से कुछ दूर जाकर कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला और गहरी घूंट ली, जिससे तकरीबन आधी बोतल खाली होगी। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सड़क से कुछ फासले पे बने एक छोटे से गार्डन में चला गया। गार्डन की घास पे ग्रे ओस के कतरे इसके जोगर्स रखने से लड़खड़ाते घास से नीचे गिर रहे थे। वो एक बेंच के पास आकर रुक गया। अब की बार इसका इरादा बैठने का था, पर बेंच गीला था तो इसने अपना एक पाँव बेंच पे जमा लिया। फिर एक घूंट कोल्ड ड्रिंक के लिए कोल्ड ड्रिंक वाले हाथ को बेंच पे रखी टांग के घुटने पर रख लिया। इसने एक नज़र पूरे गार्डन में दौड़ाई और एक जगह
इसकी नज़रें रुक गईं। गार्डन में लगी सफ़ेद रोशनी में इसे धो चुके हुए वजूद नज़र आए। वो वजूद वाज़ेह नहीं थे, पर इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कर चुके थे। कुछ पल गुज़रे तो वो दोनों वजूद सफ़ेद रोशनी के नीचे आ गए। वो एक आम नकूश वाले अंग्रेज़ बूढ़ा-बूढ़ी थे, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े गार्डन में हल्का-हल्का चल रहे थे। बूढ़ा ब्लैक थ्री पीस में मलबूस था और बूढ़ी औरत, जो शायद बहुत बीमार थी, इसने एक हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ अपने हमराही के सुपुर्द किया हुआ था, जो इसके हमराही ने बेहद मज़बूती से पकड़ा हुआ था। बूढ़ी औरत ने वाइट टखनों तक आता स्कर्ट पहना हुआ था, जिस पे गुलाबी और सफ़ेद फूल प्रिंट थे। बूढ़े ने इस बूढ़ी औरत को कुछ कहा, जिस पे वो हंसने लगी थी और बूढ़ा इसकी हंसी को देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी इन दोनों को देख रहा था। फिर इनकी मुस्कुराहट देखकर इसके चेहरे पे भी हल्की सी मध्यम सी मुस्कान आकर रुक गई। गहरी सब्ज़ माइल आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई थी। वो इन दोनों का साथ चलते बातें करते देखता रहा। कुछ देर बाद वो जोड़ा गार्डन से चला गया तो वो भी गार्डन से बाहर आ गया। अब इसे घर जाना था। वो अपने घर को जाते रास्ते पे चलने लगा तो इसे एक आवाज़ पर रुका। एक फ़कीर हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं कहा। फ़कीर ने ये कहते अपनी आँखों पे हाथ लगाया था। इसकी उँगलियों पे कुछ नमी लगी थी, जो इसके आंसू थे। गहरी सब्ज़ माइल आँखें इस फ़कीर को कुछ देर देखती रहीं, फिर इसने वॉल्ट निकाला और वॉल्ट में जितने सिक्के थे सारे निकाल कर इस फ़कीर के हाथ पे रख दिए और जाने लगा। तब फ़कीर ने इसके अक़ब से कहा, कोई दुआ बता जाओ, कोई ख़ास दुआ जो मैं तुम्हारे लिए रब से माँगूँ। फ़कीर की इस बात ने जैसे इसके कदम पत्थर के कर दिए हों, वो पलटा। फ़कीर को देखा, मैंने 16 साल की उम्र में मोहब्बत की थी, फिर इसे खो दिया। अब दुआ करना वो मोहब्बत मुझे जल्दी मिल जाए। ये कहकर रुका नहीं और फ़कीर से दूर होता चला। फ़कीर इसकी पुश्त जब तक देखता रहा जब तक वो अंधेरे में गायब ना हो गया। अगर ज़िंदगी की किताब से कुछ तब्दील करने का मौका कुदरत इंसान को देती तो वो कुदरत की किताब की वोट लगा देता। कभी इसे कुछ तब्दील करना होता तो कभी कुछ, पर इसने तो सिर्फ अपना चेहरा तब्दील करना था। किसने? वही जो जुलाई के महीने की तपती दोपहर में हब्बत से भरे किचन में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। पेशानी पे आए हुए बाल पसीने से पेशानी पे ही लट्टों की सूरत में चिपक गए थे। वो बार बार अपने लॉन के आम से सूट की आस्तीन से पसीने को साफ करती, पतीले में चमचा चलाती, फिर दुपट्टे से पूरा चेहरा साफ करती। आप ही जल्दी कर लो, कब से इंतजार कर रहे हैं। बाहर से आती आवाज़ ने इसके हाथ मज़ीद तेज़ कर दिए थे। इसने अपने हाथों को मशीन की तरह चलने पे मजबूर कर दिया था, या फिर धूप की किरणें जो शेल्फ पे रखे चूल्हे के सामने बनी छोटी खिड़की से आ रही थी। वो बस खिड़की नाम की ही खिड़की थी। खिड़की के दरवाजे टूटकर कब के उतर गए थे और इस पे जाली भी टूट-टूट कर बड़े-बड़े सुराखों में तब्दील हो गई थी। धूप ऐन इसके चेहरे पे आ रही थी, कुछ धूप की गर्मी और कुछ आग की तपश, दोनों ही अपने जोबन पे थी। इसका खूब इम्तिहान ले रही थी। वो कभी कुछ कदम पीछे होती तो बिरयानी के जलने के डर से दोबारा चूल्हे के सर पे आ जाती। बस ला रही हूँ 5 मिनट। बिरयानी के पतीले को दम के लिए रखा कर बाहर बैठे लोगों को हौसला दिया था। अम्मी फरहत या अलीज़े में से किसी को भेज दें, वो आकर दही में चटनी मिला लेंगी। सामने रखी दही को देखकर इसने माँ को कहा और खुद बर्तन धोने लगी। नहीं भई, मैं नहीं जाऊँगी, गर्मी देखिए कितनी है, और ना ही मैं जाऊँगी। इसकी आवाज़ पे फरहत और अलीज़े दोनों ही गर्मी का रोना रोने लगी। आप ही आप खुद ही कर लेना, आपको तो पता है गर्मी से वैसे ही जिल्द ख़राब हो गई है मेरी, और अब किचन में जाकर और भी ख़राब हो जाएगी। अलीज़े ने बेचारगी से अपने हाथों को देखकर कहा था और साथ ही माँ और दादी की तरफ तायीद के लिए देखा। हाँ, सही कह रही है मेरी बच्ची, ना जाइयो, सारी जिल्द झुलस गई है पहले ही तेरी। दादी ने फ़ौरन हमायत ली। हाँ किरत, तुम खुद ही कर लो, गर्मी सच में बहुत है और किचन में इतनी गर्मी ही में एक ही फ़र्द खड़ा हो जाए काफ़ी है, दूसरे से तो मज़ीद गर्मी में इज़ाफ़ा होता है। माँ ने भी एलिज़ा की बात की तायीद कर दी और इन तीनों की बात सुनकर एक पल के लिए कीरत के हाथ रुक गए थे। क्या सच में इतनी गर्मी है जिससे एलिज़ा की जल्द ख़राब हो जाएगी? क्या मेरी जल्द नहीं है? मैं भी तो गर्मी में जल रही हूँ, मेरा ख्याल क्यों किसी को नहीं आता? कीरत एक पल में सबसे बेजार हो गई थी, और होती भी क्यों ना, बचपन से ये सब बर्दाश्त करती आ रही थी। हर मर्तबा छोटी बहनों को इस पे तरजीह दी जाती। जब वो पैदा हुई थी तो इसके अब्बू बड़े खुश थे। भागते दौड़ते वो अस्पताल के बाग में आए, जहाँ इनकी अम्मा कीरत की दादी बैठी थी। अम्मा, मैं बाप बन गया, लड़की हुई है। वो खुशी से पागल होते जा रहे थे। अच्छा, लड़की हुई है? बेटे के मुंह से लड़की का सुनकर इनका मुंह सा उतर गया। कैसी है? गोरी तो है? नैनक्श कैसे हैं? किस पे गई है? इन्होंने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए थे। अनवर अपनी माँ की बात पे हंसे। अम्मा जी, आप खुद देख लेना, आए अंदर चलें। अनवर ने माँ का हाथ पकड़ा और अस्पताल के अंदर ले चले गए। अम्मा ये देखें। अनवर ने नन्ही सी कीरत को बड़ी एहतियात से अपने हाथों में उठाकर अम्मा के सामने किया। जब कीरत की दादी ने कीरत को देखा तो इनकी हवाइयाँ उड़ गईं। काली रंगत, आम वाजबी नकुश पर भूरी रंगत, आंखें बड़ी बड़ी थीं। कीरत अपने माँ बाप जैसी तो बिल्कुल ना थी, और ना ही वो अपनी दादी जैसी थी। वो तो अपनी नानी जैसी थी, बदनसीब नानी जैसी, जिनसे इसकी दादी की कभी नहीं बनी थी। वो रिश्ते में कीरत की दादी की भाभी लगती थी, पर मजाल है जो दादी ने कभी इन्हें भाभी माना हो। कीरत को देखकर इसकी दादी फूं फां करती अस्पताल से घर चली गई। अनवर अपनी माँ को रोकता रहा, पर वो ना रुकी। अनवर ने कॉल करके अपनी बीवी नजमा की माँ को बुला लिया था, ताकि वो अपनी बेटी और नवासी के पास रुक जाएं। वो घर जाकर
अपनी माँ से बात कर सके। नवासन का सुनकर कीरत की नानी सर के बल अस्पताल आई थी और अनवर अपनी माँ के पास घर चला गया। अम्मा क्या हुआ, आप अस्पताल से क्यों आ गई? घर में दाखिल होते ही अनवर अपनी माँ के पास गया जो मुंह बनाए तख्त पर बैठ गई थी। क्यों ना आती, तू बहुत खुश हो रहा है बेटी की पैदाइश पर। रंग देखा है इसके, नक्कूश देखें किस जैसे हैं इस तेरे बेटी के। अम्मा रंग से क्या होता है, खून तो मेरा ही है ना। अनवर माँ के पास ही बैठ गया था, भोला था, माँ की मानता था और माँ के रूठने पे मनाता भी था। हाँ खून तेरा है पर तेरे जैसा ना है, मेरे जैसा ना है। इसकी शक्ल अपनी नानी जैसी है, काली। वो इंतहाई गुस्से से बोल रही थी। अम्मा तो क्या हुआ, काले गोरे से क्या होता है, क्यों नहीं होता, होता है। जिनके चेहरे काले हों इनके नसीब भी काले होते हैं। घर के घर बर्बाद कर देवे हैं काले रंग की औरतें। और तूने इसकी आंखें देखी हैं कैसी हैं, बड़ी बड़ी बुरी, बिल्कुल इसकी नानी जैसी जो मेरा पूरा मायका खा गई। अम्मा ऐसा कुछ नहीं होता, ये 21वीं सदी है। अनवर माँ की बातों से अब आजज हो रहा था। सदी कोई भी हो, कम वक्त ही रह गए। और तू भूल गया तेरे मामू नाना नानी के साथ क्या हुआ था जब जीनत ब्याह कर आई थी। अम्मा बस कर दे, वो सब पुरानी बातें हैं। और जब अब वो कहना चाह रही हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब कुछ किस्मत का लिखा था और मरना तो एक ना एक दिन सबको ही है। इन्होंने गहरा सांस लिया। वो मेरी बेटी है, मैं इसको फेंक तो नहीं सकता। वो चाहे जिस किसी जैसी भी हो, है तो मेरा खून ही। वो माँ को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। बस बस मुझे समझाने की कोशिश ना कर, मैं ना जाऊंगी अब अस्पताल, और अपनी औलाद को मुझसे दूर ही रखियो। इन्होंने दो टोक कहा तो अनवर सर्द आ भर के माँ के पास से खड़े हो गए और इनकी अम्मा खुद वजू करने चली गई। वजू करके वो जानमाज पे बैठ गई थी। बला पैदा हो गई थी इनके घर। अब इन्होंने कैसे भी करके इस बला को, खुद को इस घर से में बचाना था। कीरत की नानी अस्पताल आ गई। अपनी नवासी और इसके नगोश रंग और आंखें देखकर वो बेहद उदास हो गई। माजी की सारी तकलीफें इनके सामने एक बार फिर आ गई थी। इन्हें लगा था इनकी कहानी इनके साथ बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, कोई दूसरा इस बदनसीबी की आग में नहीं जलेगा। पर कुदरत ने कैसा खेल खेला था, इनकी नवासी को इन जैसा बना दिया था। कितना जुल्म किया था कुदरत ने इस चंद घंटों की बच्ची के साथ। अपनी नवासी पे इन्हें बहुत तरस आ रहा था। कीरत इनकी गोद में रोने लगी थी और न जाने क्यों इस छोटी सी कीरत को देखकर इनकी आंखें भी नम हो गई थी। शायद वो जान गई थी कि कीरत की किस्मत में अब से रोना ही लिख दिया गया है। वो दिल ही दिल में खुदा से शिकवा करती रही कि क्यों खुदा ने इसकी बच्ची को इन जैसा बना दिया है, क्यों इस एक जीनत की कहानी एक पे ही ख़त्म नहीं हुई। वो जानती थी कि कीरत को कभी भी इसकी दादी कबूल नहीं करेंगी और इनकी बातें दूसरों को भी कीरत से दूर कर देंगी। इन्होंने अस्पताल में ही अनवर के सामने हाथ जोड़ दिए थे कि कभी इस बच्ची को उनके जैसा होने की सज़ा ना दी जाए और कभी भी उसके माजी के बारे में इल्म ना हो। अनवर ने इन्हें ज़ुबान दी कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पर कीरत की नानी को तसल्ली ना हुई। वो जानती थी कीरत की दादी और इनकी आदत को, और हुआ भी ऐसा ही। दादी कीरत को हाथ तक ना लगाने देती और वो रोती रहती, पर कभी इन्होंने कीरत को हाथ नहीं लगाया और ना जाने क्या कहती रहती। कीरत की माँ जल जाती, पर फिर वक्त के साथ इन्हें ये सब सुनने की आदत हो गई। कीरत के 10 साल बाद अनवर के वहाँ एक और बेटी फरहत हुई जो अपने अब्बू जैसी थी, और इसके 1 साल बाद अनवर को अल्लाह ने एक और बेटी अल्लाह ने एक और बेटी दी, अलीज़ा, जो अपनी दादी के नकूश की हामिल थी। अपनी दादी के नकूश की हामिल थी। कीरत के बाद की दोनों पोतियां दादी की जान थीं और कीरत एक नापसंदीदा और ज़बरदस्ती का रिश्ता। अनवर ने अपनी माँ को सख्ती से कह दिया था कि वो तीनों बच्चियों को कभी माजी में होने वाली कहानी के बारे में ना बताएं। जो हो गया सो हो गया। पर कीरत की दादी फिर भी जब जब कीरत को देखती तो पता नहीं क्यों इन्हें एक अजीब सा गुस्सा आने लग जाता। कीरत का असल नाम तो इन्होंने कभी लिया ही नहीं था। कभी मनहूस, कालो, कमबख्त और न जाने क्या क्या कहती रहती वो कीरत को तो इन्होंने स्कूल में भी दाखिल नहीं होने दिया था। पर जब फरहत बड़ी हुई तो न जाने कैसे इनके दिल में रहम आ गया और अनवर को कीरत का भी दाखिला फरहत के साथ करवाने दे दिया। कीरत की उम्र बड़ी थी और वह समझदार थी, इस टीचर ने इसको दूसरी जमात में कर दिया था। पर फिर भी वो अपनी जमातों में सबसे बड़ी लगती थी। घर में इसकी मौजूदगी ना होने के बराबर थी। दादी के हर वक्त इसे हकारत भरे जुमले कहने से अलीज़ा और फरहत ने भी इसे हकारत का निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो बात बात पे कीरत से लड़ती और शिकायत भी खुद ही कर देती और दादी बढ़ चढ़कर कीरत को सुनाती। कीरत की माँ अगर इसकी तरफदारी कर देती तो दादी की लड़ाई भी शुरू हो जाती। कीरत को कभी समझ नहीं आया कि दादी इससे इतनी नफरत क्यों करती है। काला रंग क्या सच में इतना बड़ा दाग है कि घर वाले आपको हाथ लगाना, बात करना भी पसंद नहीं करते। इन सब से कीरत को बहुत दुख होता। वो रोती रह बस एक शख्स था जो इसके आंसू पोंछने के लिए हर वक्त इसके साथ खड़ा रहता था। वो थी इसकी नानी, जो वो जब भी अपनी नानी के सामने रोती तो नानी इसका रोने में पूरा साथ देती। वो दोनों ऐसे मिलकर रोती थी जैसे एक सब गवा कर रो रही हो और दूसरी सब गवाने वाली हो, इसलिए रो रही हो। वो दोनों दो जिस्म एक रूह जैसी थी। कीरत ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी नानी से ही की थी और नानी ने इससे नानी की बात इसके लिए पत्थर पे लकीर जैसी थी। जब इस सब को ने उसको गिराया तो नानी ने इसे संभाल लिया। नानी ने कीरत की दोस्ती किताबों से करवा दी। कीरत घर में चुप रहने लगी, घर के काम करती,
स्कूल के काम करती, किताब लेकर बैठ जाती। दादी को ये भी बर्दाश्त न होता। जब भी किरत के हाथ में किताब देखती तो कहती, किताब के साथ तो यूं चिपकी रहे है जैसे अफसर बनेगी। खुदा ने शक्ल इंसानों वाली नहीं दी, ख्वाब इंसानों से बढ़कर देखती है। मनहूस दादी की बात इसके दिल पे एक गहरा जख्म कर जाती, पर वो चुप रहती, अपनी किताब पढ़ती रहती, रोती रहती। वो हर काम में आगे 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 रहने की कोशिश करती, सबके काम आगे से आगे करती कि शायद इन पत्थर दिलों को दिल में रिश्ता की मोहब्बत चोट मार जाए, एक नज़र इस पे भी कर दें। छोटी बहनें इसे भी बड़ी बहन समझने लगें, पर ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन इसने काम करना ना छोड़ा, बस इनसे भलाई की उम्मीद छोड़ दी। पर एक शख्स और था इसके वक्त में, जो एक अच्छा दोस्त था इसका, जो इसको जब भी देखता तो मुस्कुराकर देखता था, कभी कभी इसकी साइड भी ले लेता था, जो इसके करीब होने की शायद कोशिश करता था। वो था इसका कज़न शकील, एक शख्स जो मोहब्बत करने का हुनर रखता था। वो भी बदला इस वक़्त जब ईमान आया मोहब्बत पर। बिरयानी बन चुकी थी, सबको देकर वो दोबारा किचन समेटने चली गई थी। आप ही चाय भी बना दो। वो भी किचन समेट कर बाहर आई ही थी कि अलीज़ा की नई फरमाइश इसके लबों से बेसाख्ता फूट पड़ी। कीरत जो अभी बैठने का सोच ही रही थी, दोबारा किचन में चली गई। एक पल के लिए तो इसका दिल किया कि कह दे, मैं नहीं बना रही चाय, मुझे भी गर्मी लगती है। पर वो सर चढ़कर चली गई। बोलने से क्या होगा, कुछ भी तो नहीं। जब बोलने से कुछ ना हो तो चुप रह जाना चाहिए। तसल्ली रहती है कि हम खुद से चुप हैं, करवाए नहीं गए। वो सबके लिए चाय बना लाई, सबको चाय देकर वो चारपाई पे बैठ गई। बिरयानी कैसी थी? बिरयानी साफ करने के बाद जब किसी ने तारीफ नहीं की तो इसने खुद ही पूछ लिया। वो इस बात के इंतजार में थी कि शायद घर वाले खुद तारीफ करेंगे। क्या मतलब कैसी थी? जैसी बिरयानी होवे है वैसी ही थी। तूने इसमें कौन सा ऐसे जायके मिला दिए थे? जो पूछने बैठ गई है दादी, जो 3 प्लेट बिरयानी की हजम करके बैठी थी। कीरत की बात पे तल्खी से बोली। बाकी सब चाय पीते रहे, बस कीरत की अम्मी थी जो कुछ कहना चाह रही थी पर फिर चुप कर गई। दादी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, बिरयानी खत्म हो गई ना इसलिए पूछ रही थी। कीरत के लिए दादी का लहजा नया नहीं था, इसने इतने तहम्मुल से जवाब दिया था। लो जी, अब ये खा लो, हमारे खाने पीने पे भी नजर रख दी है। दादी ने हाथ उठाया। सुन ले बीबी, तेरा दिया नहीं खाते, अपने बेटे का खाते हैं। दादी छोटी सी बात पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। कीरो तो पछता रही थी बोलकर। अलीज़े और फरहत चाय के साथ साथ दादी की चटपटी बातों का मजा भी लेने लगी। दादी, मैंने कब कहा मेरा दिया खाते हो आप लोग? दादी की बात पे इसके चेहरे पे हल्की सी नागवारी आई थी, जो इसने मुस्कुराहट में बदल ली थी। वो पता नहीं क्या सोचकर लाड में दादी की तरफ हाथ बढ़कर बढ़ने लगी। ए दूर रहो, रह मुझसे, कितनी बार कहा है हाथ लगाने की कोशिश ना किया कर। बख्ता मारी दादी ने एकदम तड़ाक से कहा कि कीरत के बढ़ते कदम उठे हुए हाथ हवा में ही रह गए थे। एक साया इसके चेहरे पे लहराया था। दादी की बात पे अलीज़ा और फरहत ने ये जोरदार कहकहा लगाया कि कीरत की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई। इसे समझ ना आया कि वह क्या करे, बैठ जाए या यहाँ से चली जाए। कुछ पल वो यूं ही खड़ी रही, फिर हिम्मत करके ये जाहिर करती कमरे से चली गई कि जैसे इसने कुछ महसूस ही ना किया हो। पर एक वार था, सीधा इसके दिल पे, इन आंखों में आंसू झरने लगे थे। अम्मा, ऐसे तो ना बोलती। आप कीरत की अम्मी को बुरा लगा था अपनी सास का यूं बोलना। चलो जी, अब इन बीबी को बुरा लग गया। नाक सिकुड़कर नजमा को देख फिर अलीज़ा की तरफ मतवज्जा हो गई। अलीज़ा, इधर आ मेरी लाडो, मेरे तेल लगा दे। दादी मुस्कुरा कर बोली थी, पर अलीज़ा ऐसी हो गई जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। वो जल्दी से उठी, दीवार पे लगी घड़ी को देखा, चप्पल अरसे। हाय, मैंने तो कॉलेज का काम करना है। हाय अल्लाह, मैं भूल कैसे गई? और हाय हाय करती कमरे से फरार हो गई। दादी से आवाज़ें देती रहेंगी वो भाग गई। दादी ने फरहत की तरफ देखा। मैं मुंह नहीं लगाऊंगी, मुझे भी कॉलेज जाने का काम करना है। फरहत ने भी साफ सुथरा इनकार किया और चली गई। बेचारी दादी दोनों से इनकार सुनने के बाद खुद ही तेल लगाने बैठ गई। किचन से प्लेट में बिरयानी निकाल कर वो बड़े कमरे में दोबारा आई, जहाँ अब सिर्फ दादी और इसकी अम्मी बैठी थी। दादी अभी भी तेल लगा रही थी और अम्मी टीवी देख रही थी। अम्मी, मैं नानी के घर जा रही हूँ इनको बिरयानी देने। कीरत ने इसके स्टैंड से तयशुद चादर उठाकर लपेटी और माँ को बताकर चली गई। दादी ने कीरत की पुश्त को देखकर गंदा सा मुंह बनाया था। दोपहर का वक्त था, गली सुनसान था। कीरत गली के एक तरफ चल रही थी। 5-6 घर छोड़कर इसकी नानी का घर था। घर का दरवाजा हमेशा की तरह खुला हुआ था। वो घर में दाखिल हो गई थी। इसके नानों का घर 2 मंजिला था। ऊपर वाली मंजिल इन्होंने किराए पे दी हुई थी। नाना की मौत के बाद इसकी नानी के पास खर्चे पूरे करने का कोई दूसरे वसाइल तो थे नहीं, इसलिए इन्होंने ऊपर की मंजिल किराए पे दे दी, जिनसे इनका घर खर्च और दूसरे खर्चे आराम से पूरे हो जाते थे। कीरत जब नानी के कमरे में गई तो नानी सामने ही बेड पे बैठ गई थी। इनके सरहाने कुरान रखा था और हाथ में एक खस्ताहाल कागज था, जिसे देखकर वो रो रही थी। किरत जब नानी के घर आती थी तो वो ये कागज अक्सर नानी के हाथ में देखती और इन्हें ऐसे ही रोते। कई बार इसने जानना चाहा कि इस कागज में ऐसा क्या लिखा है, लेकिन हर दफा नानी टाल देती और कहती, ये एक राज है कीरत, और मेरी कोशिश है कि मैं ये राज अपने साथ ही ले जाऊं। अगर ये राज खुल गया तो किसी को बहुत दुख होगा, शायद इसको पूरी जिंदगी पछतावा भी रहे, या फिर इसके लिए जीना मुश्किल हो जाए। किरत नानी की इस बात पे खामोश हो जाती। फिर इसने नानी से इस कागज के बारे में पूछना ही छोड़ दिया। पर यह तजस्सुस इसे हमेशा ही रहा कि वो जाने इस कागज पे क्या लिखा क्या है।
कीरत ने जब नानी को रोते देखा तो वो खामोशी से किचन में चली गई। वहां बिरयानी प्लेट में निकाली, घर की प्लेटें धोई, पानी का गिलास भरा और दोबारा नानी के कमरे में चली गई। नानी अब चुप हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नानो। कीरत ने कमरे में दाखिल होकर थोड़ी बुलंद आवाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम कब आई? नानी ने चौंक कर कीरत को देखा। कीरत बेड के पास आ गई। जब आप उस कागज को देखकर रो रही थी, वो कहकर बेड पर बैठ गई। बिरयानी की प्लेट को दरमियान में रखकर वो बेड साइड टेबल की तरफ हुई और पानी का गिलास वहां रख दिया। फिर खुद बेड पर बैठ गई। बिरयानी बनाई थी आज? नानी इसकी बात को नजरअंदाज कर गई थी। किरत ने नानी की तरफ देखा। वो दोनों अब आमने सामने थी। हाँ जी, बिरयानी बनाई थी। सोचा आपके लिए भी ले जाऊं? किरत ने एक गहरा सांस लेकर कहा था, जैसे वो बहुत थक गई हो। आज तुमने खाई? किरत नानी आलती पालती मारकर बैठी थी। क्या चीज नानो? इसने सादगी से पूछा। किरत मैं बिरयानी की बात कर रही हूँ। तुमने खाई? हाँ जी, मैं खाकर आई हूँ। किरत ने ये कहते नजरें चुराई थी। इसको देखकर नानी मुस्कुराई। किरत तुम क्यों अपना हिस्सा बचाकर मुझे देने आ जाती हो? और मेरे सामने झूठ मत बोला करो। तुम्हें पता है जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखें जो मेरे जैसी हैं फौरन तुम्हारा झूठ बता देती हो। तुम्हें पता होना चाहिए किरत, तुम्हारी आंखें सब बोलती हैं जो कुछ तुम छुपाना चाहती हो। मेरी चिड़िया। किरत गिड़बड़ा गई। इन्हें नहीं, मैं तो सच कह रही हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोल रही। नानी ने अपनी भुन में उचका जैसे देखा देखकर किरत ने मध्यम सा कहा। हाँ जी, मैं झूठ बोल रही हूँ। इसने नजरें झुका ली। नानी इसकी मासूमियत पे हंस दी। मुझे पता था। आओ मिलकर खाते हैं। और मैंने आज कीमा बनाया है, वो भी खाकर जाना। किरत ने हल्का सा मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया और वो दोनों बातें करती बिरयानी खाने लगी। बहुत मजे की बनी हुई है किरत, तुम माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाती हो। नानी की बात पे किरत का बिरयानी खाता हाथ रुक गया। वो नानी को देखने लगी। क्या हुआ किरत? कुछ नहीं नानो, आपको पता है बिरयानी की सिर्फ आपने ही तारीफ किया। मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर बनाई, पर फिर भी किसी ने ये नहीं कहा कि बिरयानी अच्छी बनी हुई है। किरत की आंखों के गोशे नम होने लगे थे, पर इसने जब्त किया चेहरे पे उदास मुस्कान। कोई बात नहीं बेटा, तुम इन लोगों से अच्छे की उम्मीद ना रखा करो, बस इनके साथ अच्छा किया करो, इसका बदला तुम्हें अल्लाह देगा। इन्होंने दरमियान से बिरयानी की प्लेट साइड पे की और किरत को अपने करीब कर लिया। नानो पता नहीं मेरे घर वाले मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मेरी सगी बहनें मुझसे इस ऐसे दूर भागती और नफरत करती हैं जैसे मुझे कोर्ट की बीमारी हो। किरत की आंखों से मुसलसल आंसू जारी होने लगे थे। इसकी बातें नानी को भी दुखी करी थी। ऐसे नहीं कहते बेटा, इन्होंने जैसे समझाने वाले लहजे से कहकर इस सर अपने कंधे पर रख लिया। अब मुझे वो दूसरी बात भी बताओ जिससे तुम ऐसे रो रही हो। नानी की बात पे इसने कंधे से सर उठाया और कुछ हैरानी से इन्हें देखने लगी। आपको कैसे पता चला मैं किसी और बात पर रो रही हूँ? वो एक पल के लिए रोना भूल गई। नम आंखों से नानी को देखा। किरत जो बातें दिल पे लगती है ना, इनका दुख बहुत ज्यादा होता है और रोया हमेशा बड़े दुखों पे जाता है। छोटे मोटे दुख बहादुर लोग हंसकर झेल जाते हैं और मेरी किरत बहुत बहादुर है। अब बताओ जल्दी क्या हुआ? वो इसका सर दोबारा अपने कंधे से लगाकर इसका गाल थपकने लगी। कीरत ने आंखें मूंद ली। इसने दादी वाली सारी बात इन्हें बता दी। नानी ने एक सर्द आ भरी। अल्लाह से दुआ करो कीरत कि इन लोगों को हिदायत आ जाए, और तुम देखना कीरत, एक दिन इन सबको अपनी गलतियों अपने रवैयों का एहसास हो जाएगा। तुम इस दिन इन सबको माफ कर देना। किसी के रवैये का दुख अपने दिल में रखकर इसे जहर मत बनाना। तुमने शहद ही रहना। दिल दुखाना आसान होता, दुखे हुए दिलों से माफी मिलना मुश्किल, पर तुम कोशिश करती रहना सब माफ करने। नानी इसका गाल मोहब्बत से थपकती इसे समझा रही थी। नानो काली रंगत होना इतना बड़ा जुर्म है कि आपके अपने ही आपको हकारत से देखने लगे, दादी बहनें नफरत करने लगे, माँ बाप आपसे फर्क करने लगे। नानी इसकी बात पे खामोश सी हो गई थी। नानी को समझ ना आया कि वो अब कीरत को क्या कहें, इसको क्या बताएं कि इसकी नफरत की वजह सिर्फ इसका काला रंग ही नहीं बल्कि इसकी ये नकूश और भूरी आंखें भी हैं जो इसकी नानी जैसी हैं। नानी को हमेशा डर लगा रहता था कि कभी कीरत को इनका माजी पता ना चल जाए, वो कल पता ना चल जाए जिससे किरत का आज इतना दर्दनाक है। नानी की आंखें भी अब आंसू बहाने लगी थी। जहां सूरज की तपश बढ़ी और वो ऐन किरत के घर के सहन में आकर खड़ा हो गया, वहीं वो भी दुख सुख रोकर नानी के घर से आ गई थी। इसने ऊपर जाकर तरपाल सहन पे फैला दिया। सहन में छाया हो गई थी, पर गर्मी की शिद्दत वैसी ही थी। किरत के ट्यूशन के बच्चे आ गए थे। वो बड़े से बरामदे में बैठे थे। किरत वगैरह का घर लाहौर की एक पुरानी इमारत थी। पुराने तर्ज से तैयार करदा वो एक बड़े सहन और बड़े बरामदे वाला घर था। सामने कमरे में एक इतार से बने थे जिनके दरवाजे सीधे बरामदे में खुलते थे। हर कमरे के अंदर एक दरवाजा था जो दूसरे कमरे में खुलता था। कमरों में बड़े बड़े ताक थे। घर में वैसे तो 5 कमरे थे, पर इस्तेमाल में 3 ही थे। बाकी के 2 हमेशा से कार कबाड़ से ही भरे और बंद थे। 3 कमरों में से एक कमरा इन तीनों बहनों का था, एक अबू और अम्मी, जबकि जो इन तीनों कमरों से बड़ा था वहां टीवी सेट किया हुआ था, तख्त बिछा था और तख्त पे दादी अम्मा बैठी थी। कीरत की हर चाल पे नजर रखती थी, जबकि बेचारी कीरत को चालें चलनी नहीं आती थी। वो तो कदम उठाती
थी संभल संभल कर, सबसे दादी की गालियों और कोसनों को से बचने के लिए। इन जुमलों से बचने के लिए जो फरहत और एलिजा इसे कहती रहती थी, वो दोनों दादी की फोटोकॉपी थी। जैसे वो बोलती वैसा इन्होंने बोलना सीखा। दोनों कॉलेज जाती, एक ही क्लास में थी। दोनों का ख्वाब एफएससी के बाद नर्सिंग का था। ये भी बस एक भरम ही था कॉलेज जाते रहने का, वरना पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था। डोंग की डोंग हो गई थी और डग भरती कॉलेज जाती। बाप से कॉलेज के नाम पे बहुत कुछ ऐंठ लेती। अब्बू अच्छे थे, भोले, माँ की सुनने वाले, इतने भोले कि माँ ने कहा सूरज को कहो चांद, तो इन्होंने फौरन कहा चांद। दादी खुश रहती थी, सब पे चलाकर अपनी मनवा कर। दोनों पोतियों ने कुछ लेना होता तो दादी के कान में फूंक मार देती। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।